नमस्कार साथियों, मैं अरुण सक्सेना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। RWA के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्यारे बच्चों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। अच्छे प्रैक्टिस सीरीज के तहत जीएस विषय का एक और जानदार प्रैक्टिस सेट, दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर मैं आपके लिए उपस्थित हुआ हूं। बेहतरीन प्रश्नों का प्रश्न संकलन है। ज्यादातर प्रश्न एसएससी सीपीओ एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं जो आपको परीक्षा में सफलता दिला सकते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने रखूं उससे पहले परमार करण जी, पीके यादव जी, रवि प्रजापति जी, रेशर भैया जी, रोहित जाट जी, विशाल कुमार जी, मोनू जी, पीके यादव जी, सचिन जी, विनोद सैनी जी, अनुराधा जी, विशाल जी, दिवाकर जी, आप सबका स्वागत है। जो अब तक नहीं जुड़े जुड़ जाइए। पसंदीदा क्लास प्रारंभ हो चुकी। पहला प्रश्न इस क्लास का आपके सामने आया, उससे पहले देख लीजिए भाई। जिस बच्चे को अभी तक टाइम टेबल नहीं पता अच्छे प्रैक्टिस सीरीज के, वो यहाँ पर देख सकते हैं। सुबह 10 बजे मैथ्स की प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, 12 बजे आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट, 1 बजे जीएस के प्रैक्टिस सेट और 2 बजे आपको हिंदी के प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो आनंद लीजिए इन प्रैक्टिस सेट्स का, अपनी सफलता को सुनिश्चित कर लीजिए। और इस प्रैक्टिस सेट यानी जीएस के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। एसएससी सीएपीएफ सीएसआई और दिल्ली पुलिस एसआई 2017 का प्रश्न है ये। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु का गुण नहीं है? कठोरता, चमकीला होना, आघात वर्धनीयता और ऊष्मा की कुचालकता। धातु का नाम आपने सुन रखा है। धातु के अंतर्गत जो जो गुण होते हैं उनमें 4 में से 3 गुण शामिल हैं। एक गुण ऐसा है जो धातुओं में नहीं पाया जाता, बस उसी गुण को चयनित करके मुझे बता देना है कि गुरुजी धातुओं में इन चारों में से ये गुण नहीं पाया जाता। आप सब बोल रहे हो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब है। मेरे बेटा, धातुओं में कठोरता का गुण पाया जाता है, कुछ धातुएं चमकीली भी होती हैं, ठीक है। और आघात वर्धनीयता, वल्नरेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? हथौड़े से पीट कर पतली चादर के रूप में उनको कन्वर्ट कर देना। आघात वर्धनीयता का मतलब हथौड़े से पीटा जा रहा है और धातु हथौड़े के जिस दिशा में हथौड़ा दाब डाल रहा है उसके लंबवत फैल रही है, टूट नहीं रही है, वही आघात वर्धनीयता है। ये गुण भी किसके अंतर्गत? धातु के अंतर्गत पाया जाता है। लेकिन धातु ऊष्मा की कुचालक नहीं होती बेटा, ऊष्मा की चालक होती हैं, यानी कि ऊष्मा की सुचालक होती हैं बेटा, ठीक है जी। केवल एक गुण धातुओं में नहीं पाया जाता, बाद बाकी सारे गुण धातुओं में पाए जाते हैं। इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस प्रश्न का। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। सारे प्रश्न बेहतर से बेहतरीन एसएससी सीपीओ एग्जाम के ज्यादातर प्रश्न आपको मिलेंगे, ठीक है जी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज दे रखी है, दूसरी तरफ महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट दे रखे हैं। हिमालय पर्वत, एंडीज पर्वत, रॉकीज पर्वत दे रखे हैं। दूसरी तरफ दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया दे रखे हैं। आप सबसे पहले इनका मिलान कीजिए। कौन सा वलित पर्वत किस महाद्वीप में है? तत्पश्चात कोड दे रखे हैं, कोड से सही जवाब का चयन कीजिए। बेटा, हिमालय पर्वत आप जानते हैं एशिया में है, यानी कि जो सी ऑप्शन दे रखा है वो इस प्रश्न का सही जवाब है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय पर्वत ही है। पश्चिम से पूर्व दिशा में सबसे लंबा पर्वत जो है वो भी हिमालय पर्वत ही है। एंडीज पर्वत संसार का सबसे लंबा पर्वत है। ये कहां पर दे रखा है? ए ऑप्शन यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। क्या? एंडीज पर्वत संसार का सबसे लंबा पर्वत, उत्तर से दक्षिण में विस्तृत है। हिमालय पर्वत पश्चिम से पूर्व में विस्तृत है, संसार का सबसे ऊंचा पर्वत है। और रॉकीज पर्वत एक कॉर्डिलेरा का उदाहरण है और इसके मैच बनता है ऑप्शन नंबर बी के साथ, उत्तरी अमेरिका के साथ, क्योंकि उत्तरी अमेरिका में सेटल्ड है। अब CAB देख लीजिए, इस प्रश्न का कोड बन गया राइट आंसर। CAB दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। ए का फर्स्ट का C, सेकंड का A और थर्ड का क्या है? थर्ड का B, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आप सब समझ गए होंगे। तीनों वलित पर्वत यहां पर दे रखे हैं। वलित पर्वत क्या होता है? संपीड़नात्मक शक्तियों के कारण, कंप्रेसिव फोर्सेस के कारण जब सेडिमेंट्स में फोल्ड पड़ते हैं, वलन पड़ जाता है ना, तब जाकर वलित पर्वतों का उत्पत्ति होती है। इनके अलावा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, आल्प्स पर्वत है, एटलस पर्वत है, वो सब भी वलित पर्वतों के ही उदाहरण है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे बेटा।
पूछा गया नगर प्रशासन का कौन सा प्रकार छोटे शहरी क्षेत्रों का नियंत्रण करती है। आपके सामने ऑप्शन है नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, नगर निगम, कोई विकल्प सही नहीं है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में से बेटा आपको सही जवाब चयनित करना है। अगर हम बात करें 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारत में नगर निकायों के संबंध में प्रावधान किए गए थे। इनके इस संशोधन के द्वारा बेटा संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके द्वारा क्या किया गया, आर्टिकल 243 के तहत 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 18 नए अनुच्छेद जोड़े गए और प्रावधान किया गया किसका, नगर निकायों के संबंध में प्रावधान किया गया। एक मॉडल केंद्र सरकार ने संसद में प्रस्तुत किया गया 3 स्तरीय, यानी कि 3 प्रकार के नगर निकायों का। उनमें पहला नगर निकाय है नगर पंचायत, दूसरा नगर पालिका परिषद, तीसरा नगर निगम। नगर पंचायत उन क्षेत्रों के लिए होती है, उन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होती है जो धीरे धीरे नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित हो रहे हैं। नगर पालिका छोटे नगरीय क्षेत्रों के लिए होती है और जो महानगर क्षेत्र होते हैं उनके लिए नगर निगम होता है। यहां पर छोटे शहरी क्षेत्रों की चर्चा हो रही है तो उनके लिए बेटा नगर पालिका परिषद होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जैसा कि आप सभी लोगों ने मुझे बताया भी है, एग्जैक्ट आंसर बताया है भाई। इस क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने है। भारत के संविधान का जो 86वां संशोधन अधिनियम 2002 है के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2002 का, उसके संबंध में 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। 3 पॉइंट सही है, 1 पॉइंट गलत है, बस गलत पॉइंट को चयनित करना है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है इसने अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का प्रावधान बनाया। बी कह रहा है कि अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को या आश्रितों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य बनाया गया। सी कह रहा है कि अनुच्छेद 75 के अंतर्गत इसने इन प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार के लिए केंद्रीय मंत्रालय स्थापित करना बाध्यकारी बना दिया। और डी ऑप्शन कह रहा है कि अनुच्छेद 21A के अंतर्गत राज्य द्वारा निर्धारित ढंग से 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा एक मौलिक अधिकार बना दिया गया। मेरे बेटा 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा से संबंधित है। इसके द्वारा शिक्षा को नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत राज्य का कर्तव्य बनाया गया। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया और मौलिक अधिकारों के अंतर्गत बच्चे का मौलिक अधिकार भी शिक्षा का अधिकार बना दिया गया। लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक मंत्रालय या अलग विभाग स्थापित करने की बाध्यता शामिल नहीं थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का एग्जैक्ट जवाब है बच्चों। यहां पर ऑप्शन नंबर ए में क्या दे रखा है, अनुच्छेद 45 यानी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया, बात सही है। दूसरा, ये जो शिक्षा संबंधी प्रावधान था वो राज्यों के लिए कर्तव्य बना दिया गया नीति निर्देशक तत्वों के तहत। 51A में डालकर माता पिता का कर्तव्य बनाया गया कि भाई माता पिता अपने बच्चों को, है ना, अभिभावक अपने आश्रितों को क्या करें, शिक्षा दिलाएं। और अनुच्छेद 21A के तहत इसे मौलिक अधिकार भी बना दिया गया बेटा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन नियुक्त किए गए, बताइए फटाफट से। विजन मुखर्जी, AR सरकार, हीरालाल कानिया और YV चंद्रचूड़। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब मुझे बताएंगे। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश, आप यहां पर देख पा रहे हैं कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं, हीरालाल जे कानिया। ठीक है जी, जो 26 जनवरी 1950 से लेकर नवंबर 1951 तक देश के मुख्य न्यायाधीश रहे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे। ठीक है जी, देश के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है।
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। और राष्ट्रपति महोदय किस व्यक्ति को मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं? तो जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश है। कौन? सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, उन्हीं को राष्ट्रपति महोदय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाते हैं। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय देश के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करते हैं। और मुख्य न्यायाधीश सलाह देने से पहले जो कॉलेजियम होता है, यानी कि मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं, यानी कि टोटल 5 न्यायाधीश जो हैं, उनकी सलाह से करता है बेटा। ठीक है जी, अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल त्योहार की बात हो रही है, किस राज्य से संबंधित है? स्टैटिक जीके का धांसू प्रश्न आपके सामने है। गुजरात में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, असम में। 4 ऑप्शंस हैं मेरे प्यारे बच्चों। सरहुल का मतलब होता है पेड़ों की पूजा। सरहुल का मतलब क्या है? पेड़ों की पूजा। पेड़ों की पूजा। ठीक है जी। ये सरहुल त्योहार नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है जी, नव वर्ष की शुरुआत का प्रतीक है बेटा। और ये जो सरहुल त्योहार जो है बेटा, वो एक आदिवासी त्योहार है। कहां का? झारखंड राज्य का प्रमुख आदिवासी त्योहार है। ठीक है जी। गुजरात में प्रमुख तौर पर नवरात्रि त्योहार को मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में भैया दिवाली, होली, ये ही मुख्य त्योहार है। ठीक है जी। आपके असम में मुख्य त्योहार कौन सा है? बिहू। बिहू, रंगोली बिहू इत्यादि जो हैं वो असम के प्रमुख त्योहार है। झारखंड का प्रमुख त्योहार सरहुल त्योहार है, जो यहां पर मैंने आप लोगों को बता दिया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का 7वां प्रश्न है। आपसे पूछा गया क्या है ये देख लीजिए। हाल ही में कौन विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर सम्मान जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है? हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, स्मृति मंधाना, राजेश्वरी गायकवाड़। 4 ऑप्शंस हैं। आप जानते हैं विजडन ये जो सम्मान है वो 1889 ईस्वी से लगातार जारी कर रहा है। भारत की किसी महिला क्रिकेटर को पहली बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सम्मान प्राप्त करने वाली, इस लिस्ट में शामिल होकर सम्मान प्राप्त करने वाली जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है, वो मेरे बेटा हरमनप्रीत कौर बनी है। कौन बनी है? हरमनप्रीत कौर बनी है। ये लेटेस्ट प्रश्न है, करंट अफेयर्स का प्रश्न है बच्चा। दीप्ति शर्मा है, स्मृति मंदाना है, राजेश्वरी गायकवाड़ है, ये अन्य खिलाड़ी हैं, लेकिन इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब केवल और केवल कौन है? हरमनप्रीत कौर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों ये रहा। सेंधा नमक निम्नलिखित में से कौन से खनिज से प्राप्त होता है? आपको बताना है। सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है ये बताना है बच्चा। ठीक है जी। जिप्सम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। साधारण तौर पर जब हम नमक की बात करते हैं तो नमक का मतलब क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है बेटा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है जी। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? NaCl से प्रदर्शित करते हैं। बात सेंधा नमक की हो रही है तो सेंधा नमक में भी बेटा 85% के आसपास, लगभग 85% क्या होता है? सोडियम होता है। सोडियम और पोटेशियम 2 ऐसी चीजें हैं मेरे प्यारे बच्चों जो किसको? बीपी को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकती हैं। अगर आप बीपी के पेशेंट हैं तो जो सोडियम और पोटेशियम है वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं, ये ध्यान रख लीजिए। ठीक है जी। इसके बाद जिप्सम का प्रयोग किसके लिए होता है? तो मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ज्योग्राफी का। मृदा की क्षारीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। और मेरे बेटा ध्यान रखना, महासागरों में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है वो कौन सा है? सोडियम क्लोराइड नंबर 1 पर है। नंबर 1 पर सोडियम क्लोराइड है 77.8% के आसपास। ये मेरे प्यारे बच्चों महासागरों में पाया जाता है। और दूसरा लवण कौन सा है? दूसरा लवण है मैग्नीशियम क्लोराइड।
ये दूसरा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। इसकी मात्रा महासागरों में लगभग 10.9% के आसपास होती है। तो इस प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारी जानकारियां देने का प्रयत्न मैंने आप लोगों को किया है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखूंगा। आज की क्लास का जो नेक्स्ट प्रश्न है वो आपके सामने ये रहा। भारत के महान्यायवादी भारत सरकार के हैं कौन? बताइए भाई। मुख्य खाता अधिकारी, मुख्य कानूनी अधिकारी, मुख्य ऑडिट अधिकारी, मुख्य चुनाव अधिकारी। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। महान्यायवादी के बारे में आपसे पूछा गया है। देखिए, भारत के महान्यायवादी की चर्चा मेरे प्यारे बच्चों करें तो महान्यायवादी जिनको अटॉर्नी जनरल के नाम से जाना जाता है, उनके संबंध में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। ये भारत के प्रथम विधि अधिकारी हैं, प्रथम कानूनी अधिकारी हैं, मुख्य कानूनी अधिकारी हैं। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि भारत सरकार के वकील हैं। ये भारत सरकार के वकील क्यों हैं? क्योंकि इनका काम क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखना इनका काम है। ये प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, लेकिन भारत सरकार के विरुद्ध मुकदमा नहीं लड़ सकते। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद पर बने रहते हैं। जब तक सरकार की राष्ट्रपति की इच्छा है तब तक पद पर रहेंगे, नहीं इच्छा है तो इनको हटा दिया जाएगा। संसद की किसी भी बैठक में, संसदीय समिति की किसी भी बैठक में ये भाग ले सकते हैं, अपना मत व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन अपना वोट नहीं डाल सकते। क्या? मत यानी कि विचार व्यक्त कर सकते हैं, है ना, लेकिन अपना वोट नहीं डाल सकते बेटा, क्योंकि ये संसद के सदस्य नहीं होते हैं। बाद बाकी मुख्य खाता अधिकारी ये नहीं है, मुख्य ऑडिट अधिकारी नहीं है, मुख्य चुनाव अधिकारी नहीं है। मुख्य चुनाव अधिकारी मुख्य चुनाव आयुक्त होता है। सीएजी मुख्य ऑडिट अधिकारी होता है, यानी कि वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के खातों के ऑडिट करने का काम करता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कितने वर्ष के लिए कार्यालय संभालते हैं? उनका जो कार्यकाल है मुख्य चुनाव आयुक्त का वो कितना होता है ये बताना है। 60 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्षों के लिए जो भी पहले हो, 65 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्षों के लिए जो भी पहले हो, 70 वर्ष की आयु अथवा 6 वर्षों के लिए जो भी पहले हो, और 55 वर्ष की आयु या 5 वर्षों के लिए जो भी पहले हो। 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट आंसर चयनित करके बताना है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है जी। ये इनकी पदमुक्ति की बात करें, किसकी बात करें बेटा? पदमुक्ति की बात करें तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया के माध्यम से होती है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया, ठीक है बेटा, इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस के द्वारा ये होती है ना। किसके द्वारा? इंपीचमेंट लाइक प्रोसेस, महाभियोग जैसी प्रक्रिया। जिस प्रक्रिया से राष्ट्रपति को हटाया जाता है, ठीक वैसी प्रक्रिया के माध्यम से ही इनको हटाया जा सकता है। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल मेरे बेटा 65 वर्ष की आयु तक होता है अथवा 6 साल होता है। 6 वर्ष का कार्यकाल है। 6 वर्ष के दौरान ही अगर इनकी आयु 65 वर्ष हो गई तो इनके कार्यकाल पूर्ण माना जाता है। ठीक है जी। ये ध्यान रखिएगा। इनका मुख्य कार्य क्या है बेटा? भारत में निष्पक्ष ढंग से चुनावों को संपन्न कराना। ये मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग का मुख्य कार्य होता है। ठीक है बेटा। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब आपको मिला। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने मैं रखूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक कौन से वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 10वें वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 5वें वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7वें वर्ष, ऑप्शन नंबर सी डी 6ठे वर्ष। 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। फटाफट से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, सही जवाब इस प्रश्न का क्या है? वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। ठीक है जी। फाइनेंस कमीशन या वित्त आयोग की बात करें तो इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है बेटा। संवैधानिक निकाय है, आर्टिकल 280 इसी से संबंधित है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय करते हैं। कौन करता है बेटा इसकी नियुक्ति? इसका गठन कौन करता है वित्त आयोग का? इसका गठन राष्ट्रपति महोदय करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। और इस वित्त आयोग का काम क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के मध्य धन का जो बंटवारा है
उसके संबंध में सिफारिश देना, उसके संबंध में सलाह देना, ये मेरे प्यारे बच्चों वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है। और वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5वें वर्ष की जाती है। क्या? प्रत्येक 5वें वर्ष की जाती है। वित्त आयोग का प्रमुख कार्य यही है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच धन के बंटवारे के संबंध में सिफारिश करना। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रपति किसी राज्य के किस अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 356 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? राज्यपाल की रिपोर्ट, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की रिपोर्ट, महाधिवक्ता की रिपोर्ट और विधानसभा अध्यक्ष की रिपोर्ट। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं प्यारे बच्चों, और इस प्रश्न का जो एग्जैक्ट आंसर है वो आप लोगों को चयनित करके मुझे बता देना है। क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? राष्ट्रपति किसी राज्य के किस पदाधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर अनुच्छेद 256 के तहत राष्ट्रपति एक आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? और वो जो आपातकाल जो अनुच्छेद 356 के तहत लगता है उसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं बेटा, राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट रूल कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, कोई भी पार्टी संविधान के प्रावधानों के तहत सरकार चलाने में सक्षम नहीं होती, किसी भी पार्टी को बहुमत मेजॉरिटी प्राप्त नहीं होती विधानसभा में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तब उस राज्य के राज्यपाल महोदय राष्ट्रपति महोदय से सिफारिश करते हैं कि यहां प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए। तब जाकर अनुच्छेद 356 के तहत, आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति महोदय क्या लगाते हैं? उस राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगाते हैं। और प्रेसिडेंट रूल एक बार में 6 माह के लिए लगाया जा सकता है, अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, एक बार में 6 माह के लिए, एक बार में 6 माह के लिए, और अधिकतम 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया जा सकता है। पहला राष्ट्रपति शासन देश में कहां लगाया गया बेटा? पहला राष्ट्रपति शासन, ध्यान रखिएगा, किसी राज्य में लगाया गया। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य मेरे प्यारे बच्चा पंजाब राज्य है। ठीक है जी। उत्तर प्रदेश में, ये भी ध्यान रखना, यूपी में 10 बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। ठीक है बच्चों, राज्यपाल की सिफारिश पर इसे लगाया जाता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर नहीं लगाया जाता, महाधिवक्ता जो राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं उनकी सिफारिश पर भी नहीं लगाया जाता, और विधानसभा अध्यक्ष जो विधानसभा के सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं उनके द्वारा भी ये नहीं, उनकी सिफारिश पर भी ये नहीं लगाया जाता। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में कौन अमेरिकी प्रभाव वाले ग्रुप नाटो का 31वां सदस्य बना है? करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बेहतरीन प्रश्न है। यूक्रेन बना है, स्वीडन बना है, इटाक बना है, फिनलैंड बना है। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब देंगे, जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर देंगे। इराक कर लीजिए, इटाक नहीं है, इराक। ठीक है जी, इराक। और नाटो की सबसे पहले हम चर्चा करेंगे। नाटो है क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये अमेरिकी प्रभुत्व वाला समूह है। जो देश भयभीत है सोवियत संघ से, रूस से अपनी सुरक्षा के लिए, उन देशों को यूनाइटेड स्टेट्स सुरक्षा प्रदान करता है नाटो में शामिल होने के बाद। नाटो में अब तक 30 सदस्य थे, लेकिन हाल ही में एक नया सदस्य भी जुड़ गया, और वो सदस्य कौन सा जुड़ा? फिनलैंड जुड़ा है। अब वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी हो गई? वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या हो गई 31, वर्तमान सदस्य संख्या। ठीक है जी। हालांकि 2 देशों के द्वारा हाल ही में क्या किए गए? साइन किए गए थे, यानी एप्लीकेशन लगाई गई थी नाटो का सदस्य बनने के लिए, स्वीडन और फिनलैंड। यूक्रेन ने भी लगाई है, लेकिन बेचारा यूक्रेन तो युद्धरत है। दुर्भाग्य की बात यह है कि यूक्रेन पर रशिया ने जो अटैक किया वो केवल इसीलिए किया
कि वो नाटो में शामिल नहीं हो जाए। और इस युद्ध की आड़ में उसके दो पड़ोसी देश स्वीडन और फिनलैंड नाटो में शामिल हुए जा रहे हैं। फिनलैंड तो हो चुका और स्वीडन जल्दी ही होने वाला है। तुर्की ने अड़ंगा लगाया हुआ है, लेकिन जो बाइडेन का दबाव है तुर्की पर, अड़ंगा हटाए और स्वीडन को भी इसमें शामिल करवाया जाए। समझ रहे हो? ये दुर्भाग्य किसका? यूक्रेन का। अब यूक्रेन युद्धरत है, अगर युद्धरत नहीं होता तो ऐसी स्थिति में यूक्रेन भी नाटो का सदस्य हो जाता। लेकिन अगर वर्तमान समय में अगर नाटो का सदस्य यूक्रेन को बनाया जाता है तो विश्व युद्ध का खतरा हो जाएगा, क्योंकि नाटो के प्रत्येक सदस्य में से किसी भी सदस्य पर अगर विदेशी आक्रमण होता है तो ये सभी 31 देश मिलकर उस विदेशी आक्रमण का सामना करेंगे। ये शर्त उसमें निहित है। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित में कौन सा तत्व सामान्यतः अधिकांश उर्वरकों में पाया जाता है? यानी वे तत्व आपको बताने हैं जो अधिकांशतः फर्टिलाइजर्स में, उर्वरकों में पाए जाते हैं। सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम। 4 ऑप्शंस हैं। आपने पढ़ा होगा जब भी हम उर्वरकों के बारे में पढ़ते हैं, नाइट्रोजनी उर्वरक, फॉस्फेटी उर्वरक, इस प्रकार से उर्वरकों को हम डिवीजन करके पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजनी उर्वरक, उसमें नाइट्रोजन ज्यादा पाया जा रहा है। फॉस्फेटी उर्वरक, फास्फोरस ज्यादा पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस वो तत्व हैं जो उर्वरकों में प्रधानता के साथ पाए जाते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स मेरे बेटा किसी भी फसल की उत्पादकता, यानी कि किसी भी जमीन की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, फसल के प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो इस प्रश्न का भी सही जवाब आप लोगों को पता चल गया। ये सारे के सारे प्रश्न, आज की क्लास के जितने भी प्रश्न हैं, 90% प्रश्न आपके एसएससी सीपीओ एग्जाम से संबंधित हैं। आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है बेटा। सारे प्रश्न कहां कहां से उठाए गए हैं ये आपके सामने लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई? कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई आपको बताना है। सोना ऑप्शन नंबर ए, तांबा ऑप्शन नंबर बी, चांदी ऑप्शन नंबर सी, लोहा ऑप्शन नंबर डी। 4 ऑप्शंस हैं आपके साथ, फटाफट से मुझे बताइए। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित में किससे परिचित नहीं थे? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज नॉट फाउंड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन? मेरे बेटा सोना और चांदी का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषणों के तौर पर करते थे, है ना। तांबे का प्रयोग भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे, लेकिन लोहे का प्रयोग करना वो नहीं जानते थे। ये उत्तर वैदिक काल में लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया था। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है बेटा, लोहा किससे संबंधित है? उत्तर वैदिक काल, लेटर वैदिक पीरियड से रिलेटेड है बेटा। ठीक है जी, बादवा की सबको सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इससे संबंधित अधिकांश नगर सिंधु नदी के आसपास ही पाए गए हैं। ठीक है जी, तो इस सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी हड़प्पा सभ्यता जो है वो जानी जाती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने है। कौन वंश जिसने उत्तरी भारत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्थापित किया गया था, वो कौन सा है? द डायनेस्टी दैट रूल्ड नदर्न इंडिया फ्रॉम 1206 टू 1290 वॉज फाउंडेड बाई कुतुबुद्दीन ऐबक। बताइए भाई फटाफट से वंश का नाम बताइए। लोधी वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश। 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में से राइट आंसर का चयन करके मुझे बताना है। और मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इस प्रश्न का सही जवाब बताऊं तो इस प्रश्न का सही जवाब गुलाम वंश है। इसे मामलूक वंश भी कहते हैं, मामलूक वंश भी इसे कहा जाता है। इनको प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी कहा जाता है, प्रारंभिक तुर्क सुल्तान भी इनको बोला जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक इस गुलाम वंश का पहला शासक था, ये ध्यान रखिएगा। पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। उसके बाद इसका पुत्र बना, पुत्र भी बहुत जल्द हट गया। फिर इसके दामाद ने लगभग 25-26 साल तक 1236 ईस्वी तक गद्दी संभाली थी। ठीक है जी, तो लोधी वंश की चर्चा करें, इसको बहलोल लोधी ने स्थापित किया था बेटा।
1451 में, ठीक है। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक द्वारा एस्टेब्लिश किया गया, गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया 1320 ईस्वी में, ठीक है जी। और गुलाम वंश के बाद जो वंश आया वो खिलजी वंश था 1290 ईस्वी में। इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है जी। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब क्या है ये आपके सामने पहुंच चुका है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखने वाला हूं। नेक्स्ट प्रश्न इस प्रश्न आज की क्लास का आपके सामने ये रहा, कलहण ने किस पुस्तक में 12वीं शताब्दी में लिखी गई जिसमें कश्मीर के शासकों का कालानुक्रम है? कलहण के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है 12वीं शताब्दी में जिसके द्वारा जो कश्मीर है, कश्मीर के शासकों का वर्णन है। वो पुस्तक कौन सी है आपको बताना है। तारीख फिरोज शाही, नूह सिपहर, राज तरंगिणी, पद्मावत। तारीख फिरोज शाही किसने लिखी? शम्स ए सिराज ने, शम्स ए सिराज अफीक ने ये तारीख फिरोज शाही नामक पुस्तक लिखी है। नूह सिपहर अमीर खुसरो ने लिखी, अमीर खुसरो ने लिखी बेटा नूह सिपहर नामक पुस्तक। राज तरंगिणी को कलहण ने लिखा और पद्मावत पुस्तक को मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। मलिक मोहम्मद जायसी इन्होंने लिखा है। 4 पुस्तकें दे रखी है, चारों के राइटर आपको पता चले। और इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? राज तरंगिणी इस प्रश्न का सही जवाब है। कलहण ने राज तरंगिणी को ही लिखा और ये जो राज तरंगिणी नामक पुस्तक है उसी राज तरंगिणी नामक पुस्तक में मेरे प्यारे बच्चों कश्मीर के शासकों का क्रम से वर्णन किया गया है। आप फटाफट से मुझे बताइए क्या ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आपको इन प्रश्नों को पढ़ के आनंद की प्राप्ति हो रही है कि नहीं? जल्दी से फटाफट से बताएंगे सभी लोग। सारे के सारे प्रश्न काफी मेहनत से बनाए गए प्रश्न हैं, संकलित किए गए हैं, बनाए नहीं है मैंने, बनाए तो एग्जामिनर्स ने हैं। चलिए भाई अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है आपका। रानी नायकी देवी जिन्हें किसको 1178 ईस्वी में हराने के लिए याद किया जाता है? 4 ऑप्शंस हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद अल बलकीर, अल शाहीन मोहम्मद, मोहम्मद गोरी। 4 ऑप्शंस में से सही जवाब बताइए। रानी नायकी देवी जिन्होंने 1178 ईस्वी में किसी को हराया था, कहां पर हराया था? आबू पर्वत के निकट, आबू पर्वत के निकट। यह ध्यान रखिएगा भीम द्वितीय नामक शासक था और भीम द्वितीय नामक शासक के शासनकाल में आबू पर्वत के निकट 1178 ईस्वी में रानी नायकी देवी के नेतृत्व में युद्ध लड़ा गया। और वो युद्ध किससे लड़ा गया? मोहम्मद गौरी से लड़ा गया। और इसमें मोहम्मद गौरी परास्त हुआ और ये भारत में मोहम्मद गौरी की एक बहुत बड़ी पराजय थी। हालांकि ये नहीं कि केवल एक ही बार मोहम्मद गौरी हारा है। मोहम्मद गौरी को तराइन के प्रथम युद्ध में, तराइन का प्रथम युद्ध, इस प्रथम युद्ध में जो 1191 ईस्वी में हुआ, इसमें पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था। पृथ्वीराज चौहान ने भी हराया था। लेकिन भारतीय शासकों की ये भूल थी कि भारतीय शासक इनको हराने के बाद छोड़ दिया करते थे। 1192 में पासा पलट गया और पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए बेटा, ठीक है, और अपदस्थ कर दिए गए। इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब आपको प्राप्त हो चुका। 1178 ईस्वी में नायकी देवी के नेतृत्व में भीम द्वितीय ने आबू पर्वत के निकट पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है बेटा, चलिए अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। सामने रखने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेहनत से कभी मत डगमगाइए,
क्योंकि मेहनत जो करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो, मेहनत करते रहो। बहुत कम समय बचा है, 1 जुलाई से 17 जुलाई के बीच आपका एग्जाम प्रस्तावित है। केवल और केवल 8 से 10 दिन बीच में बचे हैं मेहनत करने के लिए, क्योंकि 1-2 दिन आपका बर्बाद हो जाएगा बीच में। इसीलिए मैं कह रहा हूं, दिन रात एक कर दीजिए। इस समय जितना कर सकते हो अपने लिए कर लो। अब तक जिए, अपने अभिभावकों के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, दोस्तों के लिए, यारों के लिए, रिश्तेदारों के लिए। अब जो कुछ समय बचा है इसे अपने लिए जी लीजिए, और इस समय को अपने लिए जी लिया तो निश्चित तौर पर आप अपने सभी परिजनों का ख्याल रख पाओगे, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, कृष्णकांत, गोपाल स्वरूप पाठक, के.आर. नारायणन। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देश के 10वें उपराष्ट्रपति के.आर. नारायणन थे। देश के 11वें उपराष्ट्रपति कृष्णकांत थे। देश के 4थे उपराष्ट्रपति मेरे प्यारे बच्चा आपके गोपाल स्वरूप पाठक थे। और देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। पहले उपराष्ट्रपति। और देश के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे मेरे प्यारे बच्चों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो राष्ट्रपति बने वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मैं आपके सामने रखता हूं। यह रहा आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में कौन वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है? करंट अफेयर से संबंधित प्रश्न है। नीलम शाह, दीपिका मिश्रा, बिमला सिंह, रानी राजपूत। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनी है। कौन बनी है? विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, जो हेलीकॉप्टर पायलट हैं। इन्होंने मध्य प्रदेश में बाढ़ के दौरान अदम्य साहस का प्रदर्शन किया, और इनके अदम्य साहस के लिए ही इनको वीरता पुरस्कार प्रदान किया गया, और ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई जिन्होंने वीरता पुरस्कार को प्राप्त किया है। करंट अफेयर्स के अंतर्गत ये प्रश्न था, आपने इसका आंसर जाना। नेक्स्ट प्रश्न फिर से करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है। आज की इस क्लास में साइंस के प्रश्न, हिस्ट्री के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न, पॉलिटी के प्रश्न, करंट अफेयर्स के प्रश्न, सारे के सारे प्रश्नों को आपने देखा है और आपने सॉल्यूशन प्राप्त किया है। 21वां प्रश्न आपके सामने है, करंट अफेयर से संबंधित है। हाल ही में किस सुंदरी ने फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? जल्दी से मुझे आप राइट आंसर बताएंगे। नीना राव ऑप्शन नंबर ए, अस्मिता शुक्ला ऑप्शन नंबर बी, दीप्ति हरिद्वाल ऑप्शन नंबर सी, और नंदिनी गुप्ता ऑप्शन नंबर डी है। मेरे प्यारे बच्चों, मिस इंडिया 2023 जो कि अब भारत की तरफ से कंटेस्टेंट बन गई, किसके लिए? मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के लिए। भारत की तरफ से भारत का नेतृत्व करेंगी अब कौन? बोलो। 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता। 19 वर्षीय नंदिनी गुप्ता को फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब मिला है, उनको ये खिताब प्राप्त हुआ है। ठीक है जी। अब ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में भारत की तरफ से शामिल होंगी, और हो सकता है कि मिस वर्ल्ड भी ये बन जाए। बहुत सी भारतीय सुंदरियां अब तक मिस वर्ल्ड घोषित हुई है। ठीक है जी। तो करंट अफेयर्स के इस प्रश्न का भी जवाब आपने प्राप्त किया। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। क्या पूछा गया है? भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? In which language did Tulsidas, the medieval poet of the Indian history, write रामचरितमानस? जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर मुझे बता दीजिए। प्राकृत भाषा में, पाली भाषा में, अवधी भाषा में, संस्कृत भाषा में। 4 ऑप्शंस हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, इस प्रश्न के अंतर्गत भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, महात्मा गौतम बुद्ध ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए थे? तो राइट आंसर पाली भाषा होगा बेटा। प्राकृत भाषा या अर्धमागधी भाषा,
अर्धमागधी भाषा में किसने अपने उपदेश दिए? तो महावीर स्वामी ने दिए बेटा। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में दिए थे। संस्कृत प्राचीन काल में विद्वानों की भाषा थी। प्राचीन काल में विद्वानों की भाषा थी, में विद्वानों की भाषा थी। ठीक है बेटा। और अवधी इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि तुलसीदास जी ने जो अवधी भाषा है उसी में रामचरितमानस को लिखा है। ठीक है जी, ये आप ध्यान रखिएगा। तुलसीदास मेरे बेटा विद्वान थे किस किस भाषा के? संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के, अवधी भाषा के और ब्रज भाषा के, और ब्रज भाषा के। ठीक है जी, ब्रज भाषा, इनके वो विद्वान थे। अवधी में उन्होंने रामचरितमानस लिखी, रामचरितमानस लिखी, और उन्हीं की एक पुस्तक है विनय पत्रिका। विनय पत्रिका, इस विनय पत्रिका को उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा है। इस भाषा में लिखा, ब्रज भाषा में लिखा है। इस प्रश्न के अंतर्गत बहुत सारी जानकारियां मिली। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। और महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था। अगला प्रश्न स्क्रीन पर मेरे प्यारे बच्चा आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं, और आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सी धातु सबसे अधिक भारी धातु है? लोहा धातु, चांदी धातु, निकेल धातु और ऑस्मियम धातु। जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को बताना है। सबसे भारी धातु कौन सा है? फिजिक्स के अंतर्गत ये प्रश्न आपके सामने है। आज की क्लास में आपने धातुओं के गुणों को भी जाना कि वो कठोर होती हैं, वो चमकीली होती हैं, आघातवर्धनीयता का गुण उनमें पाया जाता है। ठीक है जी। अब आप कौन सी धातु सबसे भारी है ये बताइए। डी ऑप्शन आपकी तरफ से आ रहा है, और मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको तहे दिल से बताना चाहता हूं कि ऑप्शन नंबर डी ही इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। बिल्कुल सही जवाब का चयन आप सभी लोगों ने किया है बच्चों। लोहा इस प्रश्न का सही जवाब नहीं है। पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा, एक क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व, मिलने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में मिलने वाला तत्व लोहा है। चांदी का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? मैक्सिको। मैक्सिको चांदी का सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ठीक है जी। इसके बाद निकेल की बात करें तो लोहा और निकेल दोनों मिलकर एक परत बनाते हैं पृथ्वी के अंतर्गत, जिसे कहते हैं निफे परत। और वो निफे परत कौन सी है? पृथ्वी का जो क्रोड है, पृथ्वी का जो कोर है, वो निफे परत कहलाती है। और उसमें किन किन चीजों की प्रधानता होती है? निकेल की और लोहा की। लोहे को क्या कहते हैं? फेरस, इसीलिए यहां पर निफे परत इसको नाम दिया गया है। यह प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है जो मैंने आपको इन ऑप्शंस के अंतर्गत बताए हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग अग्निशामक यंत्र में किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। तीन ऑप्शंस दे रखे हैं, कोड दिए गए हैं। केवल एक सही, केवल दो सही, केवल तीन सही, सभी विकल्प सही हैं। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब आखिरकार क्या है ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर जो लगाया है वो मेरे प्यारे बच्चों लगाया है कौन सा? ऑप्शन नंबर, कोड नंबर ए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन, यानी कि कोड नंबर ए जो है वो इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। केवल कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग अग्निशामक के तौर पर किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारत या विश्व में कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है। 60% इसका योगदान ग्लोबल वार्मिंग में देखने को मिलता है। ऑक्सीजन गैस प्राणदायिनी गैस है, प्राणदायिनी गैस है,
प्राणदायिनी गैस का मतलब है जीवधारियों को जीवन जीने के लिए ऑक्सीजन गैस की बहुत जरूरत होती है। श्वसन क्रिया के अंदर हम ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं। ठीक है जी। सल्फर डाइऑक्साइड गैस अम्ल वर्षा के लिए मेरे बेटा, अम्ल वर्षा के लिए 70% तक जिम्मेदार है। एसिड रेन का नाम आपने पर्यावरण में पढ़ा होगा। 70% तक जिम्मेदारी अम्ल वर्षा के लिए जिसकी होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इसके बाद नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का नंबर आता है। इसके बाद किसका नंबर आता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स का नंबर आता है। और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड लगभग 30% तक जिम्मेदार हैं अम्ल वर्षा के लिए बच्चों। ठीक है जी। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपके सामने रखेंगे। आज की क्लास का नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्या पूछा गया है? चलिए भाई, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आ चुका। प्रसिद्ध नर्तकी टी बाला सरस्वती निम्न में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? ठीक है जी। जल्दी से राइट आंसर इस प्रश्न का बताइए। द फेमस डांसर टी बाला सरस्वती वाज द एपिटोम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स? भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी। 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने। नृत्य शैलियां दे रखी हैं, चेहरा है ना, नृत्य शैलियां दे रखी हैं। कौन सी नृत्य शैली मेरे प्यारे बच्चा टी बाला सरस्वती के द्वारा प्रतिपादित की गई थी? भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। कहां से संबंधित है बेटा? तमिलनाडु से संबंधित है। कथकली केरल से संबंधित है। कथक उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित। 4 क्या दे रखी थी? 4 बच्चों दे रखे हैं शास्त्रीय नृत्य। कौन सा शास्त्रीय नृत्य कहां से संबंधित है आप लोगों को मैंने बताया। और इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे बेटा क्या है? इस प्रश्न का राइट आंसर भरतनाट्यम है। क्योंकि भरतनाट्यम का प्रतिपादन जो है, या भरतनाट्यम से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जो नृत्यांगना या नर्तकी जो है वो कौन है? टी बाला सरस्वती है। इस प्रकार से आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों का बेहतरीन संकलन मेरे पास था और 25 बेहतरीन प्रश्न मैंने आप लोगों को प्रदान किए। इन प्रश्नों के अंतर्गत मैंने प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा जानकारियां आप लोगों को प्राप्त हों। ठीक है जी। अब आपके हाथ में सारी चीजें हैं। सेल्फ स्टडी में कोई कसर आप नहीं छोड़ रहे होंगे, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। रैमन संयम राखिए देख दिनन के फेर, और जब नी के दिन आएंगे बनत न लागे देर, बनत न लागे देर। आप संयम के साथ अपनी तैयारी को अंजाम देते रहिए। बहुत कम समय आपके पास है, बहुत जल्द आपका एग्जाम होने वाला है। और संयम के साथ जो तैयारी करेगा, निश्चित समझ लीजिए समय आने पर उसे बुलंदियां चढ़ने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। ठीक है बच्चों, इसी कहावत के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी इस क्लास को मैं विराम दूंगा। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दोपहर 1 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।